मोटू पतलू, शका लाका बूम, सोनपरी जैसे ऐसे तमाम जो सीरियल है जो बच्चों के लिए पसंदीदा है। और बात की जाए फिल्मों को लेकर हो या फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म हो, इन सभी चीज़ों को लेकर एक ऐसे किरदार हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमान जो निर्माता, निर्देशक, लेखक सभी भूमिका निभा चुके हैं और अब छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। उनका नीरज विक्रम जी का पहली में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लोग रायपुर में से बम्बई की ओर जाते हैं माया नगरी और उसके बाद वापस नहीं आते, लेकिन आपने रायपुर से बम्बई तक का माया नगरी का सफ़र कैसे तय किया है? अभी रायपुर से बम्बई तो इसलिए लोग जाते हैं थोड़ा लाइफ में प्रोग्रेस के लिए। जैसे गांव से रायपुर में आते हैं लोग, तो गांव में इतना आगे प्रोग्रेस के लिए स्कोप नहीं होता है तो रायपुर आ जाते हैं। तो वैसे रायपुर में प्रोग्रेस थोड़ा कम होता है तो बॉम्बे चले जाते हैं, और बॉम्बे से जब और प्रोग्रेस करना है तो अमेरिका विदेश चले जाते हैं। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। मैंने रायपुर से जो सफ़र किया है बॉम्बे तक का, तो मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था लॉ। मैं बेसिकली कानपुर से हूँ और हमने ग्रेजुएशन तक कानपुर में ही पढ़ाई की है। कानपुर, आगरा, सुल्तानपुर, इन सब जगहों में। यहाँ मेरे डैड आके सेटल हो गए 74 में, तो उसके बाद से हम यहीं पर रह गए। लेकिन मैं अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके आया था, यहाँ लॉ कर रहा था। लॉ करते समय तक मुझे हो गया था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो मैं लॉ करते करते ही मैं फिल्म लाइन में बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चला गया तो वहाँ पे गोल्डन टोबैको कंपनी है, एक वहाँ पे नौकरी करी कि वहाँ रहने के लिए खर्चा भी चाहिए। और वहाँ नौकरी करके फिल्म लाइन में कहाँ ऑफिस है क्या है ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ से जाते समय मैं एक आर्मी का एग्ज़ाम दे के गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल के लिए होता है, आर्मी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे के गया था। तो वहाँ 2-3-4 महीने नौकरी के बाद आर्मी वालों का जवाब आया कि आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो गया है, तो आप लोग वहाँ आप आइए, इंटरव्यू के लिए आइए और फिजिकल टेस्ट के लिए आइए। फिर मैं गोल्डन टोबैको कंपनी से छुट्टी लेके फिर वहाँ गया इलाहाबाद। वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो लोग बोले ठीक है। तो मैंने अब सोचा क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री किधर भागी जा रही, इधर ही है। 5 साल उधर जाएंगे, थोड़ा पैसा बचा के आएंगे, तो यहाँ स्ट्रगल नहीं, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, फिर स्ट्रगल करेंगे। तो मैं आर्मी में चला गया। मेरे डैड एयरफोर्स में थे, मेरे कज़िन वगैरह आर्मी में, तो आर्मी लाइफ मैंने देखी हुई थी पूरी ज़िंदगी, तो मुझे वो लाइफ अच्छी भी लगती थी। तो फिर आर्मी से 5 साल लौट के आया, फिर बॉम्बे आ गया। तो इस तरीके से आर्मी से बॉम्बे तक का सफ़र रहा मेरा। मतलब लोग जाते हैं मुंबई की फिल्मों बनने के लिए, लेकिन उस दौरान आपको ऐसा मोड़ आया कि आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि उस समय एग्जाम में सिलेक्शन हो गया आपका। हाँ, आर्मी की लाइफ बड़ी रिस्पेक्टफुल लाइफ है। तो मैंने कहा आर्मी 5 साल आर्मी में रहूँगा तो मुझे उसके कई फ़ायदे दिखाई दिए कि एक तो मैं पैसा जमा कर सकता हूँ आगे 2-3 साल खर्चा के लिए। दूसरा, फिर आर्मी छोड़ने के बाद आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं जाएंगे, बोलेंगे अरे मैं राइटर हूँ, नीरज विक्रम हूँ, तो आपको एक नज़र से देखेंगे। जहाँ आपके नाम के आगे आर्मी ऑफिसर का रैंक लग गया कि कैप्टन है, मेजर है, तो एक उन सामने वाले की बात करने का तरीका अलग हो जाता है। अच्छा, तो वो एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपको आर्मी में जाना कम से कम कहीं से इस लाइन में आने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी हाँ, मतलब लोगों का बात करने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। और बल्कि थोड़ा आर्मी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो मुझे बॉम्बे में बहुत काम आया। एक तो लाइफ का डिसिप्लिन, जो कि बॉम्बे में मुझे बहुत काम आया, और जो डिसिप्लिन वहाँ सीखा वो बॉम्बे लाइफ में मुझे बहुत काम आया। अच्छा, अगर बात की जाए आपके पहले लेखन की या इस लाइन में जब जगह या फिल्मी लाइन में, तो पहला ऐसा कौन सा चीज़ था, लेखन था या कार्यक्रम था जिसको आपने प्रस्तुत किया? मैं बॉम्बे आके मैं मरीना गेस्ट हाउस, एक गेस्ट हाउस है बांद्रा में, वहाँ पे सब स्ट्रगलरों को काम रहने को देती थी लैंडलेडी, चाहे एक्टर हो, राइटर हो, कोई भी हो। तो मैं उधर ठहरा था। वहाँ पे नए डायरेक्टर थे, तो मैं उधर इसलिए गया था कि वहाँ कई लोगों से जान पहचान हो जाएगी। उसी एक ही फील्ड के? हाँ, एक ही फील्ड के लोग हैं। तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टरों से पहचान हो गई। मैं उनको बोला कि अपना इंट्रोड्यूस किया कि मैं बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, ये क्या है। पर मैं थोड़ा यंग था, आर्मी से आया था, फिजिकली फिट था, स्मार्ट था, तो मुझे एक्टिंग का रोल मिलने लगे। आप गए कुछ और काम के लिए? तो डायरेक्टर बोले अच्छा देखते हैं राइटिंग का, तो अभी मेरे पास ऑलरेडी एक फिल्म स्टार्ट करो, रोल कर लो। तो मेरी 2 फिल्में शुरू हुई रवि किशन के साथ। वो दोनों बनी नहीं, लेकिन उसमें मैं विलन था, रवि किशन हीरो था। दोनों फिल्में नहीं बनी, लेकिन उन फिल्मों का डायरेक्टर एक सीरियल के लिए ट्राई कर रहा था। उसको पास प्रोड्यूसर था लेकिन सब्जेक्ट नहीं था। तो उसने मेरे को बोला कि नीरज जी आप हमेशा मेरे को सब्जेक्ट सुनाते रहते हो, सीरियल के लिए कोई है? तो मैंने उसको एक सब्जेक्ट सुनाया। तो फिर हमने जाके प्रोड्यूसर को सुनाया, फिर किरण कुमार हीरो थे उनको सुनाया, सबको पसंद आया। तो पहला सीरियल मेरा बना, उसका नाम था दुनियादारी, वो डीडी के लिए बनाया था। तो यहाँ से मेरी ओपनिंग हो गई सीरियल की।
फिर उसके बाद वो सीरियल की खबर, अब बड़े बड़े एक्टर थे उसमें, उपासना सिंह थी, किरण कुमार थे, तो थोड़ी खबर फैल गई कि ये राइटर अच्छा है। तो फिर वो थे एक और बड़े राइटर थे जिनका प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे लिखने के लिए बुलाया। तो फिर उनके बैनर में मैंने बहुत सारे सीरियल लिखे, और फिर यूटीवी वालों ने बुलाया, फिर सीरियल तो मुझे आने लगे लिखने के लिए। मतलब दुनियादारी से आप दुनियादारी में प्रवेश दुनियादारी में, हाँ, टीवी सीरियल की दुनियादारी में। फिल्म लाइन तो साइड में रह गई, पर फिल्म में मैंने फिर भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग करो लाते थे जी। हाँ। और जैसे आप मोटू पतलू के लिए लिखते थे और भी बहुत सारे जो एनिमेशन के लिए लिखा है, ये किरदार आप कैसे सोचते हैं, कहाँ से विचार आते हैं, उनके किरदार कैसे होने चाहिए, वो विचार कैसे आए, मतलब आपने ऐसे कहीं लाइफ में देखा है? नहीं, मोटू पतलू तो खैर एक लोटपोट सीरियल के कैरेक्टर है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर हमने सोचे, जैसे इंस्पेक्टर चिंगम है और बाकी कैरेक्टर, लेकिन उसमें मोटू पतलू, झटका घसीटा है, तो लोटपोट फिल्म के ऐसे मैगजीन के कैरेक्टर हैं। वो तो हमारे प्रोड्यूसर जो केतन मेहता जी हैं, उन्होंने उस प्रोड्यूसर लोटपोट के मालिक से राइट्स लेके बनाए हैं सीरियल। तो उसके एपिसोड्स, उनको जब एक राइटर चाहिए था, तो उसमें वहाँ पे एक लड़का काम कर रहा था, धीरज बैरी, वो मेरे साथ सोनपरी में भी प्रोडक्शन में था वो तो उसने मेरे को बुलाया लिखने के लिए। तो इस तरीके से फिर मेरी एनिमेशन जर्नी की शुरुआत मोटू पतलू से शुरू हुई। अच्छा, बात की जाए और भी कौन कौन से आपने जिसमें किया, मोटू पतलू हो यार? मैंने बहुत सारे सीरियल के देखे, लाइव एक्शन में मैंने किया सोनपरी, शरारत, शाका लाका बूम बूम। तो ये सीरियल के कैरेक्टर हमने सोचे बनाए। कुछ में ऑलरेडी प्रोड्यूसर ने सोचे हुए थे, उनमें मैंने एडिशन की, कुछ मैंने खुद सोचे और बनाए। एनिमेशन में मैंने और सीरियल लिखे हैं, जैसे शिवा लिखा है, रुद्रा द मैजिशियन लिखा है, गट्टू बट्टू, इना मैंने डिका, चाचा भतीजा, और बहुत सारे सीरियल लिखे हैं मैंने। तो अभी मुझे खुद ही याद नहीं मैं कितने सीरियल लिखे हैं। अच्छा, इन सब माध्यम से कुछ संदेश भी जाते हैं कई बार, चाहे कार्यक्रम हो या सीरियल हो, कुछ संदेश भी देना चाहते हैं, तो उस पर भी विचार करते होंगे क्या कि इस टॉपिक पे बनाना है विचार, या सब्जेक्ट तात्कालिक होता है? नहीं, ऐसा हम लोग को संदेश ऐसे फेस पे संदेश नहीं देते, हमारा सटल संदेश होता है। हम ये नहीं बच्चों को महसूस कराना चाहते हैं कि इसमें तो हमें ज्ञान मिलेगा, ये हमारे लिए शिक्षाप्रद है, बच्चे देखेंगे नहीं, तो बच्चे देखेंगे नहीं। मनोरंजन दिखाते हैं, मनोरंजन में हिडन मैसेज होता है कि गलत लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वो हिडन मैसेज है। बच्चों को मालूम है कि मोटू पतलू में अगर जॉन चोरी करा तो जेल जाएगा, इसका मतलब चोरी करना गलत बात है। मतलब ज्ञान अगर सीधा सीधा देंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मजेदार। हाँ, बच्चों को ऑलरेडी ट्यूशन क्लासेस बहुत चलती है, कोचिंग करते हैं, अब टीवी सीरियल में भी कोचिंग चलेगी तो बच्चों को मजा नहीं है, देखेंगे भी नहीं वो। तो हम लोग ऐसे सटल हिडन मैसेजेस देते हैं बच्चों को कि हाँ, अरे हाँ उसने गलत किया, उसके साथ ये हो गया, उसने झूठ बोला, देखो उधर फंस गया। तो इस टाइप से मैसेज देते हैं, तो बच्चों का मनोरंजन होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में बातें आती रहती हैं, छोटा हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये सब चलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है, आप लोग जैसे अभी हिंदी एनिमेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कई ज्ञान की चीज़, लेकिन जो अभी कुछ विदेशी एनिमेशन चलते हैं, कार्टून चलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, जो बोलचाल का तरीका है और हमारी संस्कृति तो बहुत विपरीत अलग हो जाता है। बोलचाल भी आजकल चेंज हो रहा है, देख ही रहे बच्चों का टोन है उस सीरियल को देखकर, तो वो कितने घातक भी हो सकते हैं कई बार। तो वो तो है, लेकिन अभी हम लोग अपने जो लोकल कंटेंट है हमारा, उसमें हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि लैंग्वेज सही हो, अच्छी हो, और बच्चों की सोच किसी तरह ना बिगड़े, बच्चों की बात करने का तरीका ना बिगड़े, और सब डिसेंट रहे। अब विदेश से जो आ रहा है उसके लिए हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ख़राब होता है उसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेती है, लेकिन नॉर्मली लोकल कंटेंट में हम लोग सब ध्यान रखते हैं इस बात का। अच्छा, अब आते हैं पिक्चर की ओर। छत्तीसगढ़ी पिक्चर बन रही है, आने वाली है जी, उसके बारे में कुछ जानकारी देना, क्या बताना चाहिए, क्या कैसी पिक्चर है? ये लव स्टोरी है। इससे पहले भी हमने एक पिक्चर बनाई थी 2019 में, महू कुंवारा तहु कुंवारी, वो भी लव स्टोरी थी, वो भी कॉमेडी थी। बेसिकली मेरी पिक्चर, मैं कॉमेडी पे बिलीव करता हूँ। मेरी सोच है कि लोगों के लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, सब किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो जब पिक्चर जाते हैं तो मुस्कुराते हंसते खेलते हैं, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए अपनी, फिर जाके अपने घर गृहस्थी के प्रॉब्लम में घुस जाएंगे वो लोग, तो वो 2-3 घंटे उन्हें आराम मिलना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। तो ये भी मेरा रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम बोलते हैं, रोमांटिक कॉमेडी है, हीरो हीरोइन की लव स्टोरी विद कॉमेडी है। तो इसमें हमने सिर्फ ये दिखाया है कि प्यार, लव इज़ सुप्रीम, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, प्यार के लिए आदमी जान भी दे सकता है, और प्यार के लिए आदमी करोड़ों की दौलत भी छोड़ सकता है। तो ये हमने दिखाया कि प्यार ही सब कुछ है। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई खास जगह या कोई ऐसा चीज़ जो आप बताना चाहें दर्शकों को? शूटिंग हमने गरियाबंद और उसके आसपास के जंगलों में की है। तो गरियाबंद के आसपास बहुत खूबसूरत लोकेशन है, घने जंगल हैं, और एक टेकनाई टेम्पल है वहाँ की है, छुरा एक जगह वहाँ की है। तो अच्छी लोकेशन है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं शूटिंग करते समय।
अच्छा, छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर स्कोप की बात की जाए, जैसे बाकी इंडस्ट्रियाँ हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, अन्य, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? नहीं, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है। पहले साल में 2-4 पिक्चरें बनती थी, उसका साल में 10-12 बनने लगी। अब तो इतनी बन रही है कि थिएटर नहीं मिलते पिक्चर वालों को, हर महीने 2-4 पिक्चरें रिलीज हो रही है। मतलब अब पहले की अपेक्षा स्पीड आई है, पहले की अपेक्षा बहुत ग्रो कर गई इंडस्ट्री। खाली अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ी लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर रिलीज़ नहीं हो पाती है। बाहर के जैसे मराठी सिनेमा है, जैसे भोजपुरी है, तो ये सारी चीज़ें बाहर रिलीज़ हो जाती है क्योंकि ऐसे ये लोग बाहर भी बैसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इतना क्वांटिटी में बाहर नहीं है, तो ये थोड़ी बाहर रिलीज़ नहीं हो पाती, और OTT प्लेटफॉर्म पर भी बाहर रिलीज़ नहीं होती। अभी तक तो नहीं हुई, शायद आगे मुझे उम्मीदें होंगी। कुछ ऐसी व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से दी जाए छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर, तो हो सकता है कि आने वाले समय फ़ायदा मिल सकता है। नहीं, शासन हेल्प कर रही है। अभी शासन ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, सब्सिडी अनाउंस कर दी, जो भी छत्तीसगढ़ी मूवी बनाया गया उसको सब्सिडी मिलेगी। तो ये एक तरह से हेल्प ही हम लोगों की। अभी शासन यहाँ एक फिल्म सिटी बना रहे हैं, तो फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ में बनेगी तो और हेल्प मिलेगी सबको, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, बाहर वाले भी यहाँ आके फिल्म शूटिंग करेंगे और हम लोग को फिल्म शूटिंग करने में सहूलियत मिलेगी। तो सरकार अपनी तरफ से जितना हेल्प कर सकती है वो कर रही है। अच्छा, अब ये भी देखा जाए, जो युवा इस लाइन में आना चाहते हैं फिल्मों में, इधर आते हैं, सीखते हैं, लेकिन इसके बाद में बम्बई का रुख करते हैं, तो मायानगरी का, तो क्या माना जाए, उनको उधर ज़्यादा स्कोप मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, या फिर कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ अभी सबके अपनी अपनी वो ड्रीम्स होते हैं। किसी का सपना है मुझे बॉलीवुड में काम करना है, तो छॉलीवुड में यानी कि छत्तीसगढ़ में काम करना नहीं पसंद करो, सीधा बॉलीवुड चला जाएगा। किसी का ड्रीम नहीं मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करना, तो वो ये रह जाता है। किसी की मजबूरी होती है कि नहीं यार, मैं बॉम्बे में कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, छत्तीसगढ़ में अपना शौक़ पूरा कर लेता हूँ। एक्टिंग तो ये भी, एक्टिंग तो वो भी है, ठीक है, तो वो यहीं रह जाते हैं। लेकिन जो लोग बॉम्बे जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्रोग्रेस के लिए आदमी बाहर जाते ही है। नौकरी करने वाले लोग इंडिया छोड़ के अमेरिका जाते हैं, गांव वाले लोग गांव छोड़ के रायपुर आते हैं, रायपुर वाले लोग बॉम्बे जाते हैं। तो हर फील्ड में प्रोग्रेस के लिए आदमी बाहर जाते ही है, तो यहाँ से लोग बॉम्बे जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, उनको छत्तीसगढ़ भूलना नहीं चाहिए, तो उनको वापस आना चाहिए, छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे आप ये बम्बई के वापस रायपुर से जुड़े हुए हैं लगातार? हाँ, मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ बॉम्बे से, रायपुर से, और इसीलिए मैंने पहले भी एक फ़िल्म बनाई थी, अभी दूसरी बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो रायपुर मेरा बेस है, रायपुर में अपनापन मुझे रायपुर में ही मिलता है। बॉम्बे में इतने साल रहा हूँ, मैं बॉम्बे 1990 से रहा हूँ, लेकिन वो अपनापन जो होता है ना, बॉम्बे में सारे मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, सब मतलब के दोस्त हैं, मतलब प्रोफेशनल है सब। जिससे काम है वो सारे दोस्त हैं, जिससे काम नहीं है उसके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सब पर्सनल फ्रेंड है, यहाँ छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन सब मिले जुले हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो यहाँ काम करने का मज़ा ही अलग है। वो बड़ी सिटी है, बड़े लोग हैं, इसलिए अब टाइम नहीं है। और यहाँ के लोकल हैं तो आप मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। हाँ। और अभी आगे क्या प्रोग्राम है आपका, क्या फिल्में आने वाली है, या फिर कोई सीरियल आने वाला है जो आप तैयारी कर रहे हो आगे के लिए? मेरा भी नया सीरियल शुरू हुआ है कियान एंड किकी कार्टून नेटवर्क में, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा शुरू के एपिसोड मैंने लिखे भी हुए हैं। बाद में फिल्म में बिजी हो गया था तो दूसरे राइटरों को लिखने के लिए दिया, लेकिन प्रोड्यूसर मैं हूँ उसका। और मोटू पतलू चल ही रहा है अभी। उसके अलावा कुछ नया सीरियल करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं फिल्म में बिजी हूँ। तो ये फिल्म रिलीज़ होगी 12 जून को, जिसका नाम है महू दिलवाला तहूँ दिलवाली। और इसके बाद आगे भी फिल्म बनाने की प्लानिंग चल रही है, ऑलरेडी शुरू हो गई प्लानिंग। अच्छा, आज हम बात करें जो इधर के युवा इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आना चाहते हैं ज़रूर आए, लेकिन उनको अपना टैलेंट पहचानना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक्टर बनूंगा और चले आते हैं, लेकिन क्या वो एक्टिंग कर सकते हैं? तो उनको देखना चाहिए मैं एक्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ के ऑडिशन तो हमने कितने लड़कों को देखा, लड़कियों को देखा, ऑडिशन देते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो एक्टिंग होती है उनकी, पर वो चले आते हैं। तो अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, क्या मैं अच्छा राइटर हूँ। तो लिख के देखो, लोगों को सुना के देखो, दोस्तों को, दोस्त बोले यार बढ़िया लिखा है तो तुम राइटर बन सकते हो। एक्टिंग अच्छा कर सकते हो तो तुम देखो जरा अपने गांव मोहल्लों में जहाँ पे भी रहते हो लोगों को, क्या देखो मैं अच्छा एक्टर नहीं। असेसमेंट होना चाहिए, जिस लाइन में आप अच्छे हैं, जिस लाइन का आपको टैलेंट है, जो शौक़ है, उसके लिए आना चाहिए, अच्छी बात है। अधिकतर लोग तो हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं। ठीक है बनना चाहते हैं, लेकिन आप उसको डिज़र्व करते हैं क्या? वही मैंने कहा, अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि मैं हीरो बनने लायक हूँ कि नहीं, मैं हीरोइन बनने लायक हूँ कि नहीं, क्या मेरे अंदर एक्टिंग का टैलेंट है कि नहीं। खाली रोल मिलने से आप एक्टर नहीं बन सकते, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। आपने लेखन से शुरुआत की बात की, और कहा जाता है कि लेखन में इतना पैसा नहीं आ पाता, इसलिए लोग कई बार इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में चले जाते हैं जो स्ट्रगल के दौरान, और जो मूल उनकी लाइन होती है भटक के फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसा
क्या स्थिति है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लेखन में पैसा नहीं, लेखन में फिल्म लाइन में पैसे की प्रॉब्लम है नए लोगों के लिए, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। एस्टेब्लिश राइटरों को तो अच्छा पैसा मिलता है, टीवी सीरियल्स में पैसा अच्छा मिलता है राइटरों को, नया हो चाहे पुराना हो अच्छा मिलता है उनकी सीनियरिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो लेखन में पैसा है, ऐसे बात नहीं कि लेखन पैसा नहीं है, लेकिन जो लोग लाइन चेंज हो जाती है वो लाइन चेंज इसलिए हो जाती है कि मान लीजिए आप एक्टर बनने आए हो, आपकी एक्टिंग नहीं चल रही, तो आपको राइटिंग का मौका मिला तो आप राइटर बन गए। सुभाष घई जी एक्टर बनने आए थे, तो उनको एक्टिंग उनका इतना चल नहीं रहा था, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की तो हिट हो गई, वो डायरेक्टर बन गए। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे सीरियल में एक्टिंग की है, आदकारी ब्रदर्स के ज़्यादातर सीरियल में मैं एक्टिंग करी है, मैं इंस्पेक्टर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्मों में भी एक्टिंग की है। लेकिन मेरे पास राइटिंग का काम बढ़ता जा रहा था। बॉम्बे में एक बड़ी खासियत है, वहाँ के लोग आपका टैलेंट देख के आपका काम देते हैं, दोस्ती देख के नहीं देते। मेरे बहुत सारा काम मिलेगा, चेहरा देख के नहीं। हाँ, दोस्ती देख के नहीं देते, और ये अच्छा नीरज जुकन बहुत अच्छा लड़का है, इसको एक्टिंग का, उनको वहाँ के लोगों ने पहचाना ये राइटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मुझे राइटिंग का काम इतने मिलने लगे कि मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ गई। एक्टिंग मुझे ज़्यादातर इंस्पेक्टर रोल मिलते थे, आदकारी ब्रदर्स हर सीरियल में मुझे। ऐसा तो नहीं कि आप आर्मी से गए थे आपको लोग? वही रीज़न था, यूनिफॉर्म मेरे पर बहुत अच्छी लगती थी। आर्मी की यूनिफॉर्म, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म देते थे वो मैं पहनता नहीं था, क्योंकि आर्मी की आदत थी यूनिफॉर्म फिट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं खुद ड्रेसिंग पटेल ड्रेस वाला था, उसके बाद जाके अपने साइज़ की यूनिफॉर्म लेके और फिर शूटिंग करता था। तो फिर मेरी यूनिफॉर्म जिस भी पहने हुआ था मेरी फिक्स हो जाती थी, ये यूनिफॉर्म नीरज जी की, इसको बक्से में रखो, ये किसी और को नहीं देना। तो अब वो यूनिफॉर्म में अच्छा लगता है तो बोले यार इसको इंस्पेक्टर ही बना दो। तो बहुत सारे पिक्चरों में, कुछ पिक्चरों में भी मैंने इंस्पेक्टर रोल किए हैं, और सीरियलों में तो सब में इंस्पेक्टर रोल ही करता था मैं। तो बस राइटिंग का काम इतना बढ़ गया था कि वो सब छोड़ना पड़ा। फिर मेन काम आप राइटिंग सोच गए थे, पिक्चर में हीरो या कुछ और? नहीं, मेन काम तो मेरा टैलेंट तो राइटिंग का था, पर कोई भी हो जाए बॉम्बे, जो ऑप्शन मिल जाता है उस समय नहीं, कोई भी बॉम्बे जाता है तो वो कोशिश तो ये करता है मैं एक्टर बनूँ, भले हीरो बनूँ या ना बनूँ। सबको स्क्रीन का एक अलग मज़ा है, बड़े पर्दे पर दिखने का अलग मज़ा है, तो सबका सपना होता है। तो वो सपना पूरा होगा कि नहीं वो आपके टैलेंट पे बिलीव करता है, थोड़ा आपके डेस्टिनी पे भी बिलीव करता है, वो रहता है। तो क्या माना जाए आने वाले समय में किसी बड़े पर्दे पर एक किसी नए किरदार रोल के साथ भी दिख सकते हैं, समय आया तो? अब ये तो बता नहीं सकता मैं, ये तो आप सोच रहे हो, ये तो कॉन्सेप्ट सोच नहीं, मैं मेरे को एक्टिंग का इतना शौक नहीं है, नहीं तो मैं अपनी दो पिक्चर में नहीं, एज ए प्रोड्यूसर की मैं खुद एक्टिंग कर लेता उसमें, मैंने दोनों में नहीं की एक्टिंग। लेखन है, लेखन ही रहेगा उसी में, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरी कोर जो ताकत है वो राइटिंग है। जैसे आपने कहा अपना टैलेंट पहचानना, अपना टैलेंट पहचानना चाहिए, तो मेरी राइटिंग में मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब मैंने जितनी भी सीरियल में एक्टिंग की है मैं देख के कभी खुश नहीं हुआ, मैंने कहा मज़ा नहीं आया। तो राइटिंग करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। तो अच्छा, ये बात। इस पूरे सफर में कोई ऐसा समय आया हो जब आपको लगा कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हो, आप थके हो, हारे हो, या फिर सोचे यार इस लाइन में आना चाहिए, ऐसा कभी आया क्या? कई लोगों की लाइफ में आता है एक बार ऐसा मौका। नहीं, बॉम्बे में जाके सबके पास आता है। मैंने बोला ना, मैं आर्मी से आया था तो मैं कुछ पैसे बचा के लाया था, तो मुझे वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, टेंशन नहीं हुआ कि पैसे कहाँ से आएंगे, किराया किधर से दूंगा, खाना किधर से खाऊंगा। लेकिन दूसरी स्ट्रगल किससे मिलूँ, कौन काम देगा, सबके दरवाजे पे जाना, ऑफिसों के, वहाँ के दरवाजे आपके मुंह पे बंद हो जाते हैं, नहीं अभी साहब नहीं है, ऐसे करके। तो आपको दो बेनिफिट मिल गया ना, एक तो आर्मी का मिल गया, दूसरा पैसे आपके पास थे। हाँ, डबल बेनिफिट मिल गया। हाँ, लेकिन आर्मी का बेनिफिट तब मिलेगा जब आप सामने वालों को बता पाओगे कि मैं आर्मी से हूँ। जब मिल ही नहीं पाएंगे तो पता, तो जब मिल ही नहीं पाओगे तो पहले तो मिलना, ऑफिसों में एंट्री सबसे बड़ा स्ट्रगल होती है कि ऑफिस में एंट्री कैसे करो। ठीक है, ऑफिस के बॉयज़ को से पटा लेना, वो क्लर्क से दोस्ती कर लेना, ठीक है, प्रोडक्शन वाले से दोस्ती कर लेना, तो उनसे दोस्ती करना, फिर वो कहेंगे अरे, तो उनको बता देना, बातों बातों में पता ही चल जाता है कि यार ये तो फौज का है, तो फिर उनका नज़रिया अलग होता है। अगली बार जाऊँगा तो अरे आओ यार चाय पियो, कैप्टन साहब चाय पियो, तो वो फिर एंट्री ईजी हो जाती। तो शुरू में 2-3 साल मुझे कोई काम नहीं मिला, 3 साल में सिर्फ सब जगह स्ट्रगल ही कर रहा था। 3 साल तक? 3 साल तक। उसके बाद फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, काम देना शुरू किया, ऐसे। अच्छा, तो अब क्या माना जाए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को लेकर बात की है, तो छत्तीसगढ़ में अगर युवा इस लाइन में आना चाहते हैं तो अच्छा स्कोप है, मेहनत करें, अपने टैलेंट को पहचानें। बहुत स्कोप है, हाँ बहुत स्कोप है, आजकल बहुत फिल्में बन रही हैं, बहुत राइटिंग वर्क है, हर डिपार्टमेंट स्कोप है, क्योंकि इतनी फिल्में बन रही हैं कि स्कोप ही स्कोप है यहाँ। ईडी से भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि किस तरह से विक्रम जी का अनुभव रहा,
कहाँ पढ़ाई किए, किस तरह बॉम्बे गए, माया नगरी गए और वापस फिर रायपुर आए और रायपुर में इन्होंने इस इंडस्ट्री फिर से वापस काम किया। छत्तीसगढ़ी मूवी की बात की जाए तो उस पर काम किया है और आगे आने वाले समय में भी कई कुछ पिक्चरों की सोच है और खासकर युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ में फिल्मी लाइन में काफ़ी स्कोप है। पर इन्होंने जो संदेश दिया कि टैलेंट पहचाने, क्या होता है सभी हीरो हीरोइन बनने जाते हैं और एक्टिंग कर नहीं पाते, भी बाद में निराश हो जाते हैं, लाइन बदल लेते हैं। इनके कहा है कि अपना टैलेंट पहचानें और उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रगल करें, काम करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी, जिस सफलता के साथ आज ये छत्तीसगढ़ में हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।